जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं गौरव आप सभी का विरासत एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज हम आ चुके हैं अपने एम कॉम के करेंसी एंड बैंकिंग यूनिट के साथ। सीयूटी पीजी में ये यूनिट अच्छा खासा वैल्यू रखता है। इसको बहुत डिटेल वे में हम पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। आपके लिए बहुत ही बेसिक से, बहुत ही, आज तक अगर आपने इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा होगा तो हम ये आपके साथ प्रॉमिस करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से और डिटेल्ड वे में समझ में जरूर आएगा। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे कोर्सेज को नहीं परचेज किया हो तो कर लो। क्यों? क्योंकि आपके सपने को पूरा करने के लिए विरासत एकेडमी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ये आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कराने वाला है, जिससे आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज को जरूर पाओगे, जरूर अचीव कर पाओगे। तो चलते हैं हम अपने इस यूनिट के साथ। ये यूनिट जितना आसान है उतना ही मजेदार है। आपको इस यूनिट पे पढ़ने में बहुत ही आप इसको रिलेट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि भैया करेंसी जो है, पैसा जो है, वो सबको चाहिए। करेंसी जो सबको चाहिए, बैंकिंग भी आप लोग सभी करते हो। तो आप इससे, हम और आप इससे बहुत रिलेट करेंगे। बहुत ही ये रिलेटेबल टॉपिक्स होने जा रहे हैं। तो अब लास्ट तक बने रहोगे। और जो भी एमकॉम की प्रिपरेशन करने वाला है, एमकॉम एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने वाला है, आप उनके साथ शेयर भी करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। अब लगातार वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए हमारे कोर्सेज को आप जरूर से परचेज करो। सबसे पहले आप बोर्ड पे देख रहे हो बार्टर सिस्टम। अभी बार्टर सिस्टम सर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ कि जब ये मनी नहीं होगा, भैया ये जो पैसा नहीं होगा, ये जो पैसा आप लेके घूमते हो, जब तक वो नहीं आया होगा तब हम लोग कैसे एक्सचेंज करते होंगे? अगर हमें कोई, अभी एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको क्या खरीदना है भैया, आपको अभी जाके गोलगप्पा खाना है। लड़कियां तो बहुत सारा गोलगप्पा खाती हैं। तो अब मुझे, अगर आपको गोलगप्पा खाना है और आपके पास पैसा नहीं है, फिर आप दुकान वाले को क्या बोलोगे? दुकान वाले को आप बोलोगे ना कि हम गोलगप्पा हमें खाना है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा का क्या भी ओरिजिन नहीं हुआ भैया, पैसा का जन्म ही नहीं हुआ था रुपया का। तो जब रुपया नहीं आया था तो क्या होता था? तो बार्टर सिस्टम वही सिस्टम है। जब तक पैसा नहीं आता था तो हम लोग कैसे एक्सचेंज करते थे? सो बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स? ये सी टू सी इकोनॉमी की बात करता है, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी की ये स्टूडेंट्स बात करता है। ठीक है, मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। बार्टर सिस्टम, जब हमारे पास रुपया का ओरिजिन नहीं हुआ था, तो अगर हमें एक सामान खरीदना, एक सामान की हमें जरूरत है, एग्जाम्पल है कि हमारे पास राइस है, ठीक है, और हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स? हमको व्हीट चाहिए, हमको गेहूं खरीदना है और हमारे पास चावल पड़े हुए हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे? किसी ऐसे व्यक्ति को खोजेंगे जिसके पास क्या हो? जिसके पास चावल हो, ठीक है, जिसके पास चावल हो और हमारे पास व्हीट है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? किसी चावल वाले व्यक्ति को खोजेंगे और उसको बोलेंगे कि भाई आप हमसे क्या करो, आप हमसे व्हीट ले लो, आप हमसे गेहूं ले लो, उसके बदले आप हमें चावल दे दो। अब उसकी मर्जी, अगर उसको भी सेम वांट होगा, अगर उसको जरूरत है किसकी? व्हीट की, गेहूं की, तो हमारे और उसके बीच में ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली बार्टर सिस्टम हमें यही बताता है कि जब हम लोग एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज कर लेते थे, उसको ही हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। The barter system is a method of exchange where goods and services are traded directly between two parties without the use of money. ये हमको सिस्टम क्या बताए स्टूडेंट्स? कि जहां पे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड करते थे, एक दूसरे से ट्रेड कर लेते थे विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। मनी के इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था हमारे पास। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? कमोडिटी ए है, ये कमोडिटी ए है। ये कौन है स्टूडेंट्स? ये हम हैं प्यारे से, हमारे पास कमोडिटी ए है और यहां पे कोई बी कमोडिटी है जो किसके पास है? जो इस व्यक्ति के पास है, जो इस व्यक्ति के पास है। अब हमें किसकी जरूरत है स्टूडेंट्स? हमें इस कमोडिटी बी की जरूरत है। तो हम इसको बोलेंगे
कि डियर माय फ्रेंड आप मुझे कमोडिटी बी दे दो, कमोडिटी आप मुझे बी दे दो, उसके बदले में आप मुझसे क्या ले लो, ये हमारी कमोडिटी ए ले लो। अब अगर उसको भी कमोडिटी ए की जरूरत है तो वो क्या बोलेगा, ओके माय डियर फ्रेंड, अभी हम लोग ये एक्सचेंज को कर लेते हैं। अब हमारे पास कमोडिटी बी आ गया स्टूडेंट्स और इसके पास कमोडिटी ए चला गया। यही सिस्टम था जब मनी नहीं आया था, उसके पहले इसी सिस्टम से हम लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे सामान को हम लोग परचेज करते थे। दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द ट्रेड प्रैक्टिस बिफोर द एडवेंट ऑफ मनी। भैया ये ट्रेड प्रैक्टिस हुआ करती थी जब तक मनी नहीं आया होता, तो इसी तरीके से हम लोग करते थे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ फार्मर एक्सचेंज व्हीट फॉर अ पॉट मेड बाय अ पॉटर। भाई अगर एक पॉट चाहिए एक फार्मर को, तो वो क्या करेगा, वो अपना व्हीट ले जाके उस पॉटर को देगा और बोलेगा आप मुझे इसके बदले में पॉट दे दो। बोथ पार्टीज एग्रीज ऑन, अगर दोनों पार्टी एग्री कर जाती हो ऑन द क्वांटिटी ऑफ व्हीट एंड द पॉट्स फॉर द एक्सचेंज। अभी यहां पे हमको क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों पार्टीज राजी हो कि कितना किलो उनको क्या गेहूं देना पड़ेगा एक पॉट के लिए। ठीक बात है सर, हमें तो बहुत अच्छे समझ में आ गया कि ये बार्टर सिस्टम होता क्या है। नेक्स्ट अभी देखते हैं स्टूडेंट्स कि एक टॉपिक आप लिख के आ रहा होगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट स्टूडेंट्स उस चीज को बोलते हैं कि जब दोनों पार्टीज को एक दूसरे के कमोडिटी की जरूरत हो तभी हमारे ये बार्टर सिस्टम क्या करेगा, यूज में आएगा। वरना ऐसा होगा कि अगर एक कमोडिटी की जरूरत हमें है ही नहीं जो दूसरे वाले के पास है, तो हम उसको बोलेंगे हमें ये सामान चाहिए ही नहीं, हम आपके साथ क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें आपके पास जो सामान अवेलेबल है वो हमें चाहिए ही नहीं। तो उस केस में बार्टर सिस्टम क्या होगा, प्रिवेल नहीं कर पाएगा। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का डेफिनेशन देखते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट refers to a situation in a barter system where two parties each possess goods and services that are other desires। एक दूसरे के पास वही सामान है जो हम दोनों डिजायर करते हैं, एंड दे आर विलिंग टू एक्सचेंज, और वो क्या कर रहे हैं, विल भी कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली एक्सचेंज भी कर लेंगे। समझ में आ गया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के। द बार्टर सिस्टम रिलाई हेवली ऑन द प्रिंसिपल्स बिकॉज ट्रेड इज ओनली पॉसिबल इफ बोथ पार्टीज नीड व्हाट द अदर हैज टू ऑफर। इसकी जरूरत क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बार्टर सिस्टम में। क्यों, क्योंकि बार्टर सिस्टम इसी प्रिंसिपल पे रिलाई करता है कि जो दोनों पार्टीज के पास कमोडिटी अवेलेबल है, जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसकी जरूरत एक दूसरे को है और दोनों एक्सचेंज करने के लिए राजी भी हो गई हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अ फिशरमैन वांट राइस। एक कोई फिशरमैन है जो राइस चाहता है, वो चाहता है कि मुझे चावल मिल जाए और उसके बदले में मैं फीस दे दूंगा, मछली मैं दे दूंगा। इफ द फिश फार्मर वांट्स फिश, और ऐसे ही राइस फार्मर जो है जिसके पास चावल अवेलेबल है, उस फार्मर के पास वो फिश की उसको जरूरत है, उसको मच्छी खानी है भाई, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई चलो अभी आप क्या करो, हमें ट्रेड कर लेते हैं। सेटिस्फाइंग द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर दोनों के पास क्या होगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होगा तो हम ट्रेड कर लेते हैं। यह हमारा एग्जाम्पल था। लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम स्टूडेंट्स, अभी ये लिमिटेशन इसके बहुत सारे हैं। लिमिटेशंस आप बताओ अभी कि जो लिमिटेशंस होती है ना, जो प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, वही तो आविष्कार की जननी होती हैं। जब प्रॉब्लम्स आई बार्टर सिस्टम में तभी जाके मनी बना। अभी आगे देखेंगे कि मनी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। सो लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, सबसे पहला और बड़ा लिमिटेशन क्या है स्टूडेंट्स, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर हम ये बोल दे कि जो चीज आपके पास है उसको हमें उस चीज की जरूरत नहीं है, तो अभी क्या होगा, आपके साथ ट्रेड हो सकता है क्या हमारा, नहीं हो सकता सर। क्यों, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं, हम आपसे क्यों, हम कोई दूसरा व्यक्ति खोजेंगे जिन दोनों पार्टीज के साथ क्या हो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो। तो इसमें बोथ पार्टीज मस्ट हैव व्हाट द अदर वांट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे भी जरूरत होना चाहिए कि आपके पास अगर फिश है और हमारे पास राइस है तो हमें फिश उसी टाइम चाहिए। ऐसा हो सकता है कि फिश हमें चाहिए लेकिन 4 दिन बाद चाहिए, तो फिश 4 दिन बाद आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो हमारा ट्रेड नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अ कारपेंटर विद फर्नीचर नीड्स फूड बट मे नॉट फाइंड अ फार्मर हु नीड्स फर्नीचर।
यहां प्रॉब्लम हो सकता है ना। एक क्या है, कारपेंटर है जिसके पास फर्नीचर अवेलेबल है, उसको अभी क्या चाहिए, फूड चाहिए, लेकिन वो कोई फार्मर खोज ही नहीं पा रहा है जिसको फर्नीचर चाहिए। सेकंड इसकी प्रॉब्लम आ जाते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स। नो स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउ मेनी एप्पल्स आर इक्वल टू द वन पेयर ऑफ शूज। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स। आप मुझे बताओ कि दो प्रोडक्ट है यहां पे, जैसे एप्पल है, सेब है, और दूसरी तरफ क्या है स्टूडेंट, शूज है। आप मुझे बताओ कि अब कितने एप्पल, एक फार्मर है उसके पास क्या है, एप्पल है, और एक क्या है, शॉपकीपर है जिसके पास शूज अवेलेबल है। तो आप मुझे बताओ कि कितने एप्पल के बदले शूज मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड होगा ये चीज? क्या कोई कॉमन मेजर है क्या? नहीं, ऐसा पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं है। शूज वाला बोलेगा भैया हमको कितने चाहिए, हमको 10 किलो एप्पल चाहिए, तो बोलेगा भाई अब गड़बड़ रेट ले रहे हो, 10 किलो कैसे एप्पल ले सकते हो, हम आपको 2 किलो ही एप्पल देंगे, 2 केजी एप्पल देंगे। तो यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की कमी है। यहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन और कंफ्लिक्ट आ सकती है, कोई भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम था। इंडिविजुअलिटी ऑफ गुड्स, ये क्या कहता है स्टूडेंट्स, सम गुड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स विदाउट लूजिंग वैल्यू। ये कहता है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग एक गुड को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, उसका वैल्यू लूज कर जाएगा। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास एक काऊ है जिसको हमको ट्रेड करना है, किसके बदले, राइस के बदले। अब जो काऊ है इतनी बड़ी से है, क्या उसको हम लोग क्या स्प्लिट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी हमें क्या, हमें अगर जब भी अपने काऊ को सेल आउट करना होगा, जब भी एक्सचेंज करना होगा, तो पूरे काऊ को सेल आउट करना होगा से, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते बड़े यूनिट्स को। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन स्टोरेज। बिल्कुल सही बात है सर, कि वेल्थ को अगर स्टोर करना चाहें तो हम कितना दिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बहुत सारे अनाज है और हम ये चाहें कि अनाज को हम बहुत लंबे समय तक अपने पास रखेंगे, तो क्या रख सकते हैं क्या? नहीं, साल 2 साल 3 साल में खराब हो जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे कमोडिटीज गुड्स ऐसी हैं जो खराब हो जाएगी, तो क्या हम लोग रख सकते हैं क्या? लेकिन पैसा में क्या होता है स्टूडेंट्स, पैसा क्या, हमारे दादा परदादा पूर्वज पूरा पैसा एकदम भर भर के रखे हुए हैं। कब तक वो काम आएगा? जब तक मोदी जी उसका नोटबंदी नहीं कर देते। नोटबंदी करेंगे तो क्या होगा, आपका नोट जो आपके दादाजी भर के रखे हैं वो आपका इस्तेमाल में नहीं आ पाएगा। तो स्टोर ऑफ वेल्थ का मुश्किल था। पेरिसेबल गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज। पेरिसेबल जो गुड्स होते हैं जिनका यूज हम लोग 1 दिन 3 दिन कर सकते हैं, उनको क्या हम लोग स्टोर कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। अगर एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं कि आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास सब्जियां हैं, आप फार्मर हो, आपके पास सब्जियां हैं। अब सब्जी जैसे ही आपका उगा, पैदावार सब्जी की हुई, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा किसी व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसके साथ आप ट्रेड कर पाओ। अगर मान चल के चलते हैं कि 2 दिन तक आपके सब्जी के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला जो एक्सचेंज कर पाए, तो आपकी सब्जियां खराब हो जाएंगी, उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। वेजिटेबल्स और मिल्क लूज वैल्यू ओवर टाइम। भाई अगर मिल्क आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो 1 दिन में वो खराब हो जाएगा, तो पैसे का लॉस हो जाना है। डिफर्ड पेमेंट एट डिफिकल्टी। डिफर्ड पेमेंट का मतलब आप समझो ना स्टूडेंट्स, कि अगर हमको क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना है तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैसा, अभी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। कि मैंने आपको बोला कि आप मुझे क्या करो, आप मुझे अभी शूज दे दो। मुझे अभी क्या जाना था, अपने बारात में जाना था। मैंने बोला आप मुझे शूज दे दो, जब मेरे घर पे क्या होगा, मेरे घर पे गेहूं की पैदावार होगी तो हम आपको 5 किलो गेहूं देंगे। इतनी बात मैंने आपको बोल दी। आपने बोला ठीक है भाई, आपकी शादी है सर, तो आप ले जाओ हमारे घर से। मैंने ले गया। जब ले गया, जो हमारे घर की पैदावार हुई गेहूं की, तो मैं आपको गेहूं लाके दे देता हूं। जैसे मैं आपको 5 किलो गेहूं देता हूं, आप कहते हो सर ये क्या किया आपने, ये तो इतना गंदा क्वालिटी का गेहूं आप दे दिया, इसकी वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, ये तो कबाड़ के भाव में बिकेगा। आपने क्या, मैंने बोला सर सुनो सुनो स्टूडेंट्स, मुझे मूर्ख मत बनाओ। क्या आपने मुझे बोला था कि गेहूं इस क्वालिटी का होना चाहिए? नहीं बोला था ना, आपने बोला 5 किलो गेहूं मिलना चाहिए। मैंने आपको 5 किलो गेहूं बोल दिया, अब उसका कॉस्ट जो भी हो उससे हमसे मतलब नहीं है। तो डिफर्ड पेमेंट्स में डिफिकल्टीज आती थी। ऐसे एक एग्जांपल से आप समझ पाए ना कि अगर हमको क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करना है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती थी, फ्यूचर पेमेंट्स चैलेंजिंग बन जाता था। एग्जांपल के लिए देखते हैं, एग्रीइंग ऑन द
क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड लेटर कैन लीड टू डिस्प्यूट्स, यही डिस्प्यूट जैसे हमारे और आपके बीच में भी डिस्प्यूट हो गया। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक चैलेंजेस, हमेशा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी होता है ना भाई। पैसा है, पैसा जैसे अभी 50,000 है, हम जेब में डाले और मस्ती से घूम रहे हैं, लेकिन अगर 50,000 का हमने क्या खरीद लिया हुआ है, सब्जियां खरीद ली हैं, गेहूं खरीद लिया, तो अभी हमको ट्रांसपोर्टेशन, अगर सोचो कि पैसा ना हो, सिर्फ कमोडिटी टू कमोडिटी ही एक्सचेंज अभी भी होता हो, तो कितने सारे लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी। फिर अभी स्टूडेंट्स आ गया मनी। मनी कैसे आया? जब बार्टर सिस्टम्स में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, पॉसिबल नहीं हुआ, तो हमने क्या बना, हम तो भाई जो इंसान है बहुत बुद्धिमान है, हमने बोला कि चलो अभी मनी बनाते हैं। सो मनी क्या होता है? मनी इज एनी, अभी देखो ना स्टूडेंट्स कि जो मनी की डेफिनेशन है, मीनिंग का मतलब रखा हुआ है, यही इसके क्या होता है, फीचर्स होते हैं। फीचर्स को उठा के हमने क्या कर दिया, हमने उसका मीनिंग बता दिया, उसका डेफिनेशन बना दिया। मनी इज एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या होता है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड इन ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक्सेप्ट भी किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले। एंड रीपेमेंट ऑफ डेट्स, यहां पे जितने भी हमारे अगर कोई डेट्स होते हैं तो उनके रीपेमेंट में भी हम लोग मनी का यूज करते हैं। इट्स सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। ये क्या बताता है कि मेजर ऑफ वैल्यू बताता है, किसी प्रोडक्ट को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं मनी के फॉर्म में। अ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम लोग मनी को स्टोर भी कर सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, भैया डिफर्ड पेमेंट, जैसे अगर अभी उसी एग्जांपल पे चलते हैं कि डिफर्ड पेमेंट का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड पेमेंट का, कि अगर बाद में हमको क्रेडिट सामान हमने खरीदा और हमको बाद में पेमेंट करना है, हमने आपसे जैसे जूता खरीदा हुआ था, तो जूते की कॉस्ट थी 100 रुपए, 100 रुपए हमने बोला कि आपको 1 महीने बाद हम 100 रुपए देंगे, तो 1 महीने बाद आपको 100 रुपए ही तो हम देंगे। तो नियरली अगर हम लोग किसको साइड कर देते हैं, इन्फ्लेशन रेट को साइड कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट को साइड कर देते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि मनी अगर 100 रुपए हमारी बात हुई तो 1 महीने बाद हम आपको 100 रुपए देंगे, तो सेम वैल्यू होगी। क्या कोई प्रॉब्लम आया? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो मनी का मतलब हम समझ पाए ना स्टूडेंट्स? मनी ऐसी कोई भी चीज है जिसका इस्तेमाल किसके लिए होता है स्टूडेंट्स? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए होता है, मेजर ऑफ वैल्यू जो होता है, जो स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, और स्टूडेंट जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, डिफर्ड पेमेंट के लिए स्टैंडर्ड भी वो बनता है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखते हुए। पहला है कमोडिटी मनी, आइटम्स विथ इंस्ट्रिक्ट वैल्यू दैट कैन बी यूज एज अ मनी, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, सेल। कमोडिटी मनी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जब शुरू शुरू में मनी आया तो सबसे पहले कमोडिटी मनी ही आया। इन्होंने क्या करा भाई, हमने गोल्ड सिल्वर के फॉर्म में मनी की वैल्यू कर दी। हमने क्या कर दिया कि गोल्ड बता दिया कि हमारे पास क्या है, 100 ग्राम गोल्ड है, उसको एक्सचेंज के बदले हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो बेसिकली बार्टर सिस्टम से ये थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा बस हल्का ले, बट नियरली ये भी उसी टाइप का था। फिर आ जाता है फिएट मनी, इसको क्या बोलते हैं, करेंसी इशूड बाय द गवर्नमेंट विदाउट इंस्ट्रिक्ट वैल्यू बट एक्सेप्टेड एज लीगल टेंडर, पेपर करेंसी कॉइन। अभी फिएट मनी स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हमारे और आपके पास क्या है अवेलेबल, अभी करेंसी अवेलेबल है। फिएट मनी क्या होती है, जो गवर्नमेंट इशू करती है एज अ लीगल टेंडर। गवर्नमेंट हमको क्या प्रॉमिस कर देती है, भैया ये 100 रुपए अगर हम आपके पास नोट है, तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि 100 रुपए का सामान अगर आप खरीदोगे तो आप उसके बदले में उसका पेमेंट उसी 100 रुपए से कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है, सर्टिफिकेट्स और टोकन दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, गोल्ड सर्टिफिकेट, सिल्वर सर्टिफिकेट। ये स्टूडेंट्स आप इसे समझोगे ना, रिप्रेजेंटेटिव मनी, कि जब हम लोग किसी हम लोग अपने गोल्ड को या फिर किसी कमोडिटी को कहीं पे रख के उसके बदले में हम लोग क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं। उसके बदले में हम क्या, सिर्फ एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं और उसको एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास भैया गोल्ड था, गोल्ड हमने जाके बैंक में रख दिया, हमने बैंक में रख दिया, उसको बोला कि भाई बैंक इसके बदले आप मुझे सर्टिफिकेट दो कि मैंने क्या करा है, 2 लाख रुपए के गोल्ड आपके पास रखे हुए हैं, और ये सर्टिफिकेट जिसके पास रहेगा आप उसको गोल्ड हमें दे दोगे। अब अभी हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया, अब हमने क्या करा, हमने सामान खरीदा और उनको पैसा देने के बदले 2 लाख रुपए का हमने वही सर्टिफिकेट दे दिया। बोला बैंक से जाओ आप ये गोल्ड ले लेना या गोल्ड के बदले पैसा ले लेना, जो भी अपना पॉलिसी होगा उस हिसाब से हम कर देंगे। तो वही हमारी रिप्रेजेंटेटिव मनी कहलाती है। नेक्स्ट है अपना बैंक मनी। अब स्टूडेंट बैंक मनी किसको बोलते हैं, मनी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट हेल्ड इन द बैंक।
चेक्स एंड ड्राफ्ट, बैंक मनी वो कहते हैं भैया जो आपके खाते में जो पैसा पड़ा है, सेविंग अकाउंट की बेसिकली यहां बात करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स हम यहाँ सेविंग अकाउंट की बात करते हैं, तो हमारे सेविंग अकाउंट में जो पैसे पड़े होते हैं जिनको हम लोग चेक और ड्राफ्ट के फॉर्म में पे आउट कर सकते हैं उसको बैंक मनी बोलते हैं। देन प्लास्टिक मनी, अभी एडवांस फॉर्म आ गया है कि यहाँ पे डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स, जो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड होता है जो हम फटाक से स्वाइप कर देते हैं उसको प्लास्टिक मनी बोलते हैं। ये एडवांस फॉर्म ऑफ मनी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक और ई मनी, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मनी यूज्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जो ई वॉलेट्स होते हैं, मोबाइल पेमेंट्स ऐप होते हैं, जो हम लोग गूगल पे फोन पेमेंट से, फोन पे वगैरह से पेमेंट कर देते हैं, उसको ही ई मनी बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इसका एक एडवांस और है क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन डिजिटल करेंसी बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है, बिटकॉइंस, ये सारी चीजें जो हो जाती है क्रिप्टो करेंसी में आ जाती है, कि जो डिजिटल करेंसीज अभी अवेलेबल हो गई हैं। तो अभी हमको फॉर्म ऑफ मनी भी हमने अच्छे से देखा। फिर फंक्शंस ऑफ मनी, स्टूडेंट हमें देखना है कि मनी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो जो सबसे पहले हमने देखा हुआ था मीनिंग ऑफ मनी ना, वहीं से इसके फंक्शंस निकल के आते हैं। सबसे प्राइमरी फंक्शन जो ये परफॉर्म करता है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एलिमेंट्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये क्या करता है, ये एलिमिनेट कर देता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को। सो इसका सबसे पहला और जो सबसे मुख्य फंक्शन है, सबसे जरूरी चीज जो ये परफॉर्म करता है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू, ये किसी भी एक गुड्स को, किसी भी एक कमोडिटी को मेजर कर देता है मनी के फॉर्म में। जैसे हम मेजर कर सकते हैं कि अगर हमको शूज खरीदना हो, हमको कपड़े खरीदना हो, हमको चॉकलेट खरीदना हो, हमको आइसक्रीम खरीदना हो, तो हम लोग क्या उसको मनी के फॉर्म में कह सकते हैं ना। 20 रुपए की चॉकलेट आती है, 50 रुपए की आइसक्रीम आती है, 1000 रुपए का शूज आता है, जूता आता है। प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू कंपेयर द वर्थ ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या कंपेयर करने में हेल्प करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, जो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनके वर्थ को कंपेयर करने के लिए। ये एक सेकेंडरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, ये क्या करता है स्टूडेंट्स, रिटेन परचेजिंग पावर ओवर टाइम। अगर हमको क्या करना है कि अपने पैसे को लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखना है, तो उससे मनी के फॉर्म में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत पैसा है, हमने चलो उसको क्या बैंक में डाल दिया, हमने उसको क्या कर दिया, अपने घर में लॉकर में रख दिया। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, फैसिलिटेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड फ्यूचर पेमेंट। यहां पे स्टूडेंट्स हमने जैसे डिटेल में एग्जांपल लेके बात करा हुआ था कि स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट क्या होता है। अगर हमको फ्यूचर ट्रांजैक्शन, फ्यूचर पेमेंट्स करना है तो मनी हेल्प करता है कि ऑलरेडी जितना अभी हमने बात करके रखा हुआ है उतना ही पेमेंट हम आपको करेंगे, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं आती। फिर कंटिजेंट फंक्शंस भी कुछ ये परफॉर्म करता है। बेसिक ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ये अभी आपको एक टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स कि क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है मनी के थ्रू में, बैंक के हेल्प से कैसे ये क्रेडिट क्रिएट होता है। फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, ये क्या करता है कि परचेजिंग पावर एक दूसरे से, एक पर्सन के पास से दूसरे पर्सन के पास कैसे ट्रांसफर हो जाता है। अगर मेरे पास पैसा है तो मेरे पास परचेजिंग पावर है, और यही पैसा आपके पास चला गया तो परचेजिंग पावर आपके पास चला गया। अभी इनहैंस स्पेशलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो मनी कहीं ना स्टूडेंट्स जब ये क्या करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है, तो ये वेल्थ भी क्रिएट करता है इकोनॉमी में, जो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट अल्टीमेटली करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मनी, ये क्यों जरूरी है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है भैया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला है फैसिलिटेट ट्रेड, ट्रेड कैसे हेल्प करता है कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ये करता है, जो प्रमोट करता है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड को। कैसे, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये है, अगर दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शंस होने थे तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन जब से मनी आ गया तब से अभी प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्प द रेगुलेट द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन allows for the better distribution and utilization of resources, सो हमें ये क्या हेल्प करता है, इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशंस में भी हेल्प करता है। प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन, encourage specialization and division of labor by eliminating barter system inefficiency। ये inefficiency हो सकता है स्टूडेंट्स कि अगर
बाटर सिस्टम अवेलेबल हो तो उसमें बहुत सारे हमारे रिसोर्सेस का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। अगर हम वर्कर हैं, हमें काम करना है और काम के बदले हमें खाने की जरूरत है, और मार्केट में हमें कोई काम के बदले हमें फूड नहीं दे रहा है, वो क्या बोल रहा है, फर्नीचर ले जाओ, वो बोल रहा है भाई ये पेड़ ही ले जाओ, तो उससे क्या होगा, हमारी स्पेशलाइजेशन पे फर्क पड़ेगा। हमारे अब अभी डिफरेंस यहां पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि बार्टर सिस्टम में और मनी सिस्टम में डिफरेंस क्या है। पहला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत कहां थी स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम में थी, कि अगर हमको बार्टर सिस्टम के अंदर कोई ट्रांजेक्शन्स करने हैं, कोई भी ट्रेड करना है, तो दोनों पार्टियों को सेम चीजों की आवश्यकता हो, जरूरत हो, जो एक दूसरे के पास अवेलेबल हो। मनी सिस्टम में इसकी जरूरत नहीं होती। मेजर ऑफ वैल्यू, सो मेजर ऑफ बार्टर सिस्टम में कोई भी स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, बट मनी सिस्टम में है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ प्राइसिंग है। डिविजिबिलिटी, गुड्स को हम लोग डिविजिबल नहीं कर सकते। कोई अगर हमारी हैवी कमोडिटी है, कोई बड़ी सी कमोडिटी है, तो उसको डिवाइड हम नहीं कर सकते, लेकिन मनी को इजीली कर सकते हैं ना भाई। हम लोग दुकान पे लेके जाते हैं, बोलते हैं भी 2000 का नोट है, आप इसको हमको क्या करो, इसका छुट्टा दे दो, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, सो पेरिसेबल गुड्स लूज वैल्यू। अगर पेरिसेबल गुड्स है, ऐसा कोई कमोडिटी है जिसको हम लोग लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, तो वो खराब हो जाती है बार्टर सिस्टम में। लेकिन मनी सिस्टम में ऐसा नहीं है। अगर मोदी जी अगर हमारा साथ दिए तो हमारा पैसा क्या होगा, लंबे समय तक चलेगा। डिफर्ड पेमेंट, तो डिफर्ड पेमेंट बार्टर सिस्टम में अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मनी सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी। ट्रांसफरेबिलिटी, सो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन इनएफिशिएंट, अगर ट्रांसफर अगर हमको करना है कहीं एक दूसरे से दूसरी जगह पे, तो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम में बहुत आती थी, लेकिन मनी सिस्टम में नहीं, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होता है भैया, ये बहुत ही हल्का होता है। और अभी तो बहुत सारे मोबाइल फोन्स पे भी हम लोग मनी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। आप हमारे साथ बने रहेंगे, कोर्स को जरूर से परचेज करेंगे। सीयूटी एमकॉम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करेंगे। विरासत एकेडमी आपको बहुत ही आसान तरीके से और स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने वाली है। सो बने रहे हमारे साथ लास्ट तक, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।